On 25th of June 1975, then President फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं। और ये पहली बार नहीं था जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ था। इससे पहले इन द ईयर 1962 ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था तो इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ था। देन अगेन इन द ईयर 1971 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था, देन एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ था। बट दिस इमरजेंसी विच वॉज प्रोक्लेम्ड ऑन द 25th of June 1975, ये थर्ड नेशनल इमरजेंसी था, लेकिन इसमें यूनिक ये था कि इसको प्रोक्लेम किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट को इम्प्रिजनमेंट किया गया था। इवन कांग्रेस के लीडर्स जो इस इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे उनको भी जेल में डाला गया। So, considering this emergency, Government of India through 44th Constitutional Amendment Act एक major changes किया through amendment in the Indian Constitution. So let's see in this video कि वो कौन से changes किए गए थे from 44th Constitutional Amendment Acts regarding fundamental rights or regarding proclamation of the emergency. So let's get it started. Indian Constitution के Part 18 from Article 352 to Article 360 emergency के provision से deal करता है। सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो हमने कहीं ना कहीं से बोरो किया है, किसी कंट्री से इंस्पायर होके, या फिर जो मेजर ऑफ द लाइक प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है उसको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। बट अगर आप देखोगे इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होता, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये प्रोविजन हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, दैट इज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इमरजेंसी में होता क्या है, जैसे इंडिया एक फेडरल स्टेट है, नॉट प्योरली फेडरल, अ क्वासी फेडरल। इसमें क्या होता है कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन सेंटर और स्टेट। जैसे आप शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें पावर्स को डिवाइड किए हुए हैं। वहां पे आपको दिखेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन को अलग से पावर दिए गए हैं, जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पे यूनियन को लॉ बनाना, देन स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे स्टेट को लॉ बनाना। सो इंडिया का जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। ओके, सो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, ये जो फेडरल सिस्टम होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूनिटरी सिस्टम में। पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है सेंटर के पास। ओके, so now moving to types of emergency. You'll see there are 3 types of emergency. National emergency that is mentioned under Article 352. Then state emergency जिसको president rule और constitutional emergency भी बोलते हैं, that is mentioned under Article 356 of the Indian Constitution. Again जो third type है emergency का, that is financial emergency under Article 360. So let's start with the national emergency and we'll understand each and every point of all types of emergency, national emergency, state emergency, and then financial emergency. What is the impact of the emergency on fundamental rights and all. So national emergency को proclaim करने के जो grounds हैं वो हैं war, external aggression और armed rebellion. Article 352 कहता है कि अगर president satisfy होता है कि इंडिया का security या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट का सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, क्यों, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेवेलियन की वजह से, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। ओके, सो अगर यहाँ पे देखो ये जो आर्म्ड रेवेलियन अभी आप देख रहे हो ये पहले हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगा था ऑन 25th of June 1975 को, इसको कंसिडर किया जाता था कि इंटरनल डिस्टरबेंस का जो ग्राउंड है वो बहुत वेग है। ओके, इसका कोई एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है। इंटरनल डिस्टरबेंस क्या होगा, लेट्स से किसी ने प्रोटेस्ट कर दिया गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट और गवर्नमेंट कंसिडर करता है इसको इंटरनल डिस्टरबेंस और इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देता है। सो इस टर्म को रिपील करके, इस टर्म को डिलीट करके इसके जगह पे आर्म्ड रिबेलियन को ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ओरिजिनली जो इमरजेंसी के ग्राउंड्स थे वो 3 थे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन द ईयर 1978 इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है आर्म्ड रिबेलियन से। सो डू रिमेंबर दिस। देन क्या एक्चुअल अकरेंस होने पे, जैसे अगर कोई कंट्री इंडिया पे अटैक कर दे, ओके, दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन।
अगर दो कंट्री फॉर्मली अनाउंस करके एक दूसरे पे अटैक करते हैं, दैट इज वॉर। आर्म्ड रेबेलियन की विद इन कंट्री ही अगर कुछ लोग आर्म को उठा लेते हैं, वेपन्स को उठा लेते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसको आर्म रेबेलियन बोलते हैं। तो क्या इन चीजों को होने के बाद ही इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा? देन द आंसर इज नॉट नेसेसरली। अगर इमिनेंट डेंजर हो, प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि कोई कंट्री अटैक ही करने वाला है इंडिया पे, अनअवॉइडेबल है, या फिर आर्म्ड रेबेलियन होने ही वाला है, अनअवॉइडेबल है, ऐसे सिचुएशंस में इमरजेंसी बिफोर द अकरेंस ऑफ द एक्चुअल इवेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जा सकता है। ओके, सो नाउ कम टू टेरिटोरियल स्कोप। अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी का। क्या नेशनल इमरजेंसी सिर्फ पूरे इंडिया में ही प्रोक्लेम हो सकता है, या फिर नेशनल इमरजेंसी इंडिया के एक छोटे पार्ट में भी प्रोक्लेम हो सकता है? सो इसका आंसर हमें मिलेगा इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और बताया कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन एनी पार्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक तो नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में प्रोक्लेम हो सकता है, दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं कि इन एनी पार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि लेट से बिहार का पटना है, और पटना में अगर आर्म्ड रेबेलियन हो जाता है, या फिर पटना में एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, ओके, जो भी ग्राउंड्स इमरजेंसी के दिए हुए हैं उनमें से कोई एक ग्राउंड को सेटिस्फाई हो जाता है प्रेसिडेंट कि ऐसा कोई सिचुएशन वहां पे क्रिएट होने वाला है, तो प्रेसिडेंट सिर्फ बिहार के पटना में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, पूरे इंडिया में करने की जरूरत नहीं है, और वो नेशनल इमरजेंसी है। तो नेशनल इमरजेंसी नेसेसरी नहीं है कि पूरे इंडिया में ही प्रोक्लेम हो, वो इंडिया के किसी एक पार्ट में भी प्रोक्लेम हो सकता है। सो नाउ मूविंग टू पार्लियामेंट्री सेफगार्ड्स, कि पार्लियामेंट का सेफगार्ड क्या है इमरजेंसी के प्रोविजन से रिलेटेड। सी, अगर अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो मेजर चेंजेस किए गए आफ्टर द थर्ड इमरजेंसी। ओके, जब थर्ड इमरजेंसी लगा था इन द ईयर 1975, उसके बाद से मेजर चेंजेस किए गए। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। 2025 में नेशनल इमरजेंसी जो इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे लगा था, उसके 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, सो अगर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद देखोगे तो देन कैबिनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कैबिनेट का रोल नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अगर रिटन रिकमेंडेशन दे देता है, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो सिर्फ मेयर प्राइम मिनिस्टर के एक सिंगल रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता था। ओके, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप देखोगे थर्ड नेशनल इमरजेंसी जो लगा था, उसमें मिसेस इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मिनिस्टर से रिटन रिकमेंडेशन लिया ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना रिकमेंडेशन दिया और इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गया। ओके, नेक्स्ट डे उन्होंने रिटन रिकमेंडेशन लिया था कैबिनेट से। कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं उनको, जैसे फिनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया था कि डियर प्रेसिडेंट, यू कैन नॉट प्रोक्लेम इमरजेंसी unless or until you have a written recommendation from the whole cabinet including the prime minister। प्राइम मिनिस्टर और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका रिटन रिकमेंडेशन अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन ओनली प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। नाउ सी द टाइम लिमिट। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो इमरजेंसी प्रोक्लेम होने के बाद विद इन 2 months पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेना होता था कि इमरजेंसी कंटिन्यू होगा या नहीं। लेट से अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गया आज के दिन पे, देन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आज प्रोक्लेम हुआ तो 2 महीने के अंदर उसको दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। अगर वहां से अप्रूवल हो गया, कैसे? सिंपल मेजोरिटी से, प्रेजेंट इन वोटिंग से, तो इमरजेंसी जो है वो इनडिफिनिट टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। मीन्स कोई पीरियोडिक रिव्यू नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बार इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गया और पार्लियामेंट विद इन 2 months उसको अप्रूवल दे दिया सिंपल मेजोरिटी से, प्रेजेंट इन वोटिंग, तो वो इमरजेंसी इनडेफिनेट पीरियड तक चल सकता था जब तक प्रेसिडेंट डिजायर करे। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मेजर चेंजेस लाए गए। सबसे पहला बोला गया कि 1 month के अंदर ही आप पार्लियामेंट से अप्रूव करो। 2 months पहले था, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया? 1 month, कि आप 1 month के अंदर ही पार्लियामेंट से इसको अप्रूव करा करके लाओ, और सिंपल मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से आपको अप्रूव करा के लाना। स्पेशल मेजोरिटी इज डिफिकल्ट देन द सिंपल मेजोरिटी। ओके, सो
नाउ सी, पहले क्या था कि एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इमरजेंसी कंटिन्यू रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया था नो, एक पीरियोडिक रिव्यू होगा। एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, ओके, तो वो 6 मंथ तक के लिए ही वैलिड होगा। देन अगेन अगर एक्सटेंड करना है, लाइक कि ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए, देन अगेन पार्लियामेंट से 6 मंथ का अप्रूवल लेना होगा। ओके, तो सिक्स मंथ का आप पार्लियामेंट से एक्सटेंशन ले सकते हो। इनडेफिनिट टाइम तक के लिए इमरजेंसी तो हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट से हर 6 मंथ पे अप्रूवल लेना होगा। ओके, क्योंकि इनडेफिनिट टाइम तक के लिए, क्यों? क्योंकि वी डोंट नो कि वॉर कब तक चलेगा। ओके, सो तो अप्रूवल मिल सकता है पार्लियामेंट से सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक के लिए। तो अगर आप देखोगे चेंजेस में, तो पहले क्या था कि कैबिनेट का कोई रोल नहीं था। अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन दे देता था प्रेसिडेंट को तो इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाता था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कैबिनेट का रोल आया कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके रिटन रिकमेंडेशन अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर तब भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है। देन टाइम लिमिट को पहले 2 महीने के अंदर अप्रूवल कराना था पार्लियामेंट से, अब 1 महीने में ही कराना है। देन मेजोरिटी को चेंज कर दिया गया, पहले सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कराना था, अब स्पेशल मेजोरिटी से कराना है। एंड देन अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पीरियोडिक रिव्यू का भी सिस्टम आ गया कि आप एक एक्सटेंशन सिर्फ 6 मंथ का कर सकते हो, उसके बाद अगेन यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नाउ मूविंग टू रिवोकेशन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी। सो इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जा सकता है, एंड देन अगेन क्या इमरजेंसी प्रोक्लेम जिस ग्राउंड पे हुआ है उसको कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं। ओके, सी सबसे पहले प्रेसिडेंट जब भी चाहे इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट्स एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट को जब भी लगे कि इमरजेंसी खत्म हो जाना चाहिए, प्रेसिडेंट कैन रिवोक एट एनी टाइम। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिवोकेशंस के रिगार्डिंग एक प्रोविजंस ऐड किए गए। दैट इज, अगर लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर देता है टू रिवोक द इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंट इज फोर्स टू रिवोक द इमरजेंसी। देन प्रेसिडेंट को उस इमरजेंसी को रिवोक करना ही होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं जुडिशियल रिव्यू का। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी के प्रोविजंस, उसके ग्राउंड्स को इम्यून कर दिया जुडिशियल रिव्यू से। मींस इमरजेंसी को जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि वो किस ग्राउंड पे हुआ था, क्यों हुआ था। ओके, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको डिलीट कर दिया गया। मींस अब क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके, देन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इन लैंडमार्क केस दैट इज मिनर्वा मिल केस, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इमरजेंसी मैलाफाइड इंटेंशन से किया जाता या फिर इररिलेवेंट फैक्ट्स और एब्सर्ड फैक्ट्स के ग्राउंड पे किया जाता तो देन इमरजेंसी के ग्राउंड्स को क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट में। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नाउ मूविंग टू इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। तो सबसे पहली बात कि आपको पता है जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो देन जो फेडरल कैरेक्टर है वो यूनिटरी कैरेक्टर में चेंज हो जाता है। मीन्स सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है। अब एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होता है लेकिन वो कंप्लीट कंट्रोल में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, ओके, वो होता है लेकिन वो कंप्लीट कंट्रोल में होता है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। देन अगेन अगर आप देखोगे कोई भी डायरेक्शन अगर सेंटर देगा स्टेट को, उसको अबाइड करना होगा। तो नाउ लेजिस्लेटिव में क्या होता है आपको पता है, इन 7th schedule there are 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाता है। ओके, इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे ये जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं इस पे स्टेट लॉ नहीं बनाता, उस पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है। ओके, और ये लॉ जो है, जो स्टेट लिस्ट पे जो लॉ पार्लियामेंट बनाता है वो स्टेट के बनाए हुए लॉ पे ओवरराइड करता है। ओके, लेकिन जो भी लॉ स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट ने बनाया है वो इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 मंथ तक ही वो रहता है। ओके, देन फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको कौन कंट्रोल करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स विल बी वैलिड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। जैसे
31 मार्च से 1 अप्रैल तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ये इतने ड्यूरेशन तक रहेगा वैलिड। ओके, अब नाउ सी टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर्स क्या होता है अगर इमरजेंसी लग गया। ओके, सी आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट कि जिस टाइम से लोकसभा का पहली सीटिंग अनाउंस होता है उस दिन से लेकर के 5 इयर्स तक के बाद ओके ऑटोमेटिकली लोकसभा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसका टर्म जो है एक्सपायर हो जाता है। तो लेट से अभी जो लोकसभा का टर्म चल रहा है वो 18th लोकसभा का टर्म चल रहा, 18th चल रहा, इलेक्शन हुआ था 2024 में। बट लेट से कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है फॉर द 19th लोकसभा टर्म वो होने वाला है 2029 में, अप्रोक्सीमेटली जून के आसपास होगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ओके एक बार में लोकसभा के टर्म को 1 ईयर टाइम का एक्सटेंशन मिल सकता है, और वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी अगर इमरजेंसी है तो उसका एक्सटेंशन 1 ईयर का मिल सकता है। इसका क्या मतलब है, लेट से 2029 में इलेक्शन होने वाला था लेकिन किसी कंट्री से वॉर हो गया और नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गया इंडिया में, तो उस सिचुएशन में इलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, इवन की लोकसभा का टर्म एक्सपायर हो गया उसको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा। ओके, 1 ईयर का एक्सटेंशन एट अ वन टाइम। अगर फर्दर फिर से अगर ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ कि इमरजेंसी खत्म हो तो देन 1 साल का और एक्सटेंशन मिलेगा, ऐसे ही मिलते रहेगा। ओके, सेम अप्लाइज टू स्टेट असेंबलीज, जो स्टेट के अंदर जो स्टेट असेंबलीज होता है उनका भी टेन्योर जो है 1 ईयर करके एक्सटेंड होते रहेगा। लेकिन इस पे एक रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा उसके 6 मंथ के बियॉन्ड ये एक्सटेंशन नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आज ओके लेट से कि आज सुबह में मॉर्निंग में एक्सटेंशन मिला लोकसभा के टर्म को 1 ईयर, और इवनिंग में ही इमरजेंसी जो है वो रिवोक हो गया। एक्सटेंशन तो मिला पूरे 1 ईयर का, ओके 6 मंथ एंड 6 मंथ 1 ईयर। ओके, मैंने इसको डिवाइड किया क्योंकि आपको समझा सकूं। 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला लेकिन आज ही शाम को इमरजेंसी रिवोक हो गया, देन ये एक्सटेंशन 6 मंथ तक ही चल सकता है, बियॉन्ड 6 मंथ नहीं जा सकता है। इवन दो कि एक्सटेंशन 1 ईयर का मिला था लेकिन जैसे ही इमरजेंसी रिवोक हो गया तो ये एक्सटेंशन 6 मंथ के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ओके, सो एक्सटेंशन से रिगार्डिंग्स कि 1 ईयर एट अ टाइम करके लोकसभा एंड देन लेजिस्लेटिव असेंबलीज का एक्सटेंशन हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जैसे ही इमरजेंसी रिवोक होगा उसके 6 मंथ बियॉन्ड नहीं हो सकता है एक्सटेंशन। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो आई सेड कि जो सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ये हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो अगर आप देखोगे देयर आर 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्सिबिलिटी को सस्पेंड करता है। ओके, आर्टिकल 358 पर्टिकुलरली बात करता है फॉर द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू फ्रीडम की बात करता है जिसमें 6 फ्रीडम्स दिए हुए हैं। ओके, इनके सस्पेंशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 के ही सस्पेंशन के बारे में बात करता है। अब देखो जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल या फिर कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ आर्टिकल 19 सस्पेंडेड। इसमें एक एक्सेप्शन फ्रॉम द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पे लगता है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ओके, सो आर्टिकल 358 डील्स विद आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सस्पेंशन का बात करता है कि जैसे ही इमरजेंसी लगेगा ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसमें एक एक्सेप्शन आया कि अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पे लगता है तो सस्पेंड नहीं होगा आर्टिकल 19। इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के ग्राउंड पे लगता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रेवेलियन के ग्राउंड पे लगता है तो इसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। तो अगर इंटरनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ ओके तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ये एक्सेप्शन क्रिएट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन द ईयर 1978।
तो देन यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा अगर वॉर के ग्राउंड पे इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे, आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड पे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ओके, सो नाउ सी देयर इज अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 359। 359 बात करता है जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 19 उनके सस्पेंशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 ये बात करता है कि इमरजेंसी लगने के बाद बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, ओके, 23, 24, 22, ये आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। इनके लिए प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड हैं। ओके, अब देखो इसमें भी एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया फ्रॉम द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और बोला गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। ओके, तो अगर नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी हो या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकता है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाता है, इसका इन्फोर्सिबिलिटी? इसका एक सिंपल आंसर है, अगर आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाएगा, इज देयर एनी मीनिंग ऑफ कीपिंग दीज आर्टिकल्स अलाइव? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के इन्फोर्सिबिलिटी को सस्पेंड नहीं करने का कोई सेंस बनता है? अगर आर्टिकल 32 ही सस्पेंड हो जाए तब तो इनको इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता। ओके, तो आर्टिकल 32 इज नॉट सस्पेंडेड इन रिलेशन ऑफ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अगर आपका आर्टिकल 20 वायलेट होता है, अगर आपका आर्टिकल 21 वायलेट होता है, तो इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप आर्टिकल 32 का यूज कर सकते हो। बट अगर आपका आर्टिकल 40 वायलेट होता है, अगर आपका आर्टिकल 15 वायलेट होता है, 16 होता है, 17 होता है, यू कैन नॉट अप्रोच कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। सो आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन और इसका इन्फोर्सिबिलिटी कि कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सिबल होगा, कौन सा सस्पेंड होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर मैं ज़्यादा रिआइटरेट करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, नाउ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो सबसे पहले ग्राउंड्स, जो पहले 3 ग्राउंड्स होते थे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कर दिया गया आर्म्ड रिवेलियन से। ओके, देन कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन को मैंडेटरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट जब तक पूरे कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के रिटन रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकता है। ओके, देन थर्ड चेंजेस प्रोसेस में किए गए कि अगर एक बार इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाता है तो देन उसके विद इन 1 मंथ आपको पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेना होगा, और स्पेशल मेजोरिटी से लेना होगा, सिंपल मेजोरिटी से नहीं। देन review, judiciary can review, okay, after the Minerva Mill case or again after the 44th constitutional amendment act. And one more thing, lok sabha can force revocation. अगर लोक सभा जो है अगर सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर देता है कि इमरजेंसी को रिवोक कर देना चाहिए, देन प्रेसिडेंट हैव टू रिवोक द इमरजेंसी। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी को कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, एंड देन ऑफ कोर्स आप इस वीडियो पे क्लिक नहीं करते। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय।